यहाँ आइए आप लोग पूरा ध्यान दे के सुनिए। ये हम लोग एसी सर्किट विथ ए कैपेसिटर हम लोग बात कर रहे हैं। एसी सर्किट विथ एन इंडक्टर, कैपेसिटर वाला तो हो गया है, इंडक्टर वाली बात हो रही है। ये आपका इंडक्टर एक ठो रहा और एक एसी सोर्स रहा। ठीक है, ये सिंपल एसी सर्किट है और इसमें जो है आपका ये जो है ये आपका ऊपर वाला इंडक्टर है, ये आपका एसी सोर्स है। अब आप लोग ये इस तरह से देख करके, क्योंकि आप लोग अभी अपरिचित हैं तो इसके बारे में जान लीजिए। आपको पढ़ना है इंडक्टर भी, ये तो हम लोग सर्किट में यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। तो इंडक्टर में रहता क्या है कि ये स्पाइरल जो आप लोग देखते हैं कॉपी में आपका बाइंडिंग किया हुआ है, उसी तरह से तार का बाइंडिंग कर किया हुआ रहता है ऐसे। इस ढंग से इसमें क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक इस तरह से ये हेलिकल कंडक्टिंग वायर का बना हुआ, ये इस तरह से बना रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है एक सोलेनोइड है। ये एक सोलेनोइड होता है इस तरह से बना हुआ परिनालिका होता है, बहुत टाइट सटा सटा करके तार लपेटा हुआ रहता है स्पाइरल फॉर्म में ऐसे। बल्कि हेलिकल कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉमन भाषा में लोग स्पाइरल बोलता है, लेकिन वास्तव में इसको हम लोग बोलते हैं ये इस तरह से हेलिकल इसकी बनावट रहती है स्प्रिंग की तरह। तो ऐसे बना रहता है, कंडक्टिंग वायर के बना रहता है। इसमें विशेषता क्या है सो देखिए कि इसमें करंट जाता रहेगा ऐसे, मान लीजिए इसमें करंट जाता रहेगा ऐसे। अगर इस तरह से इसमें करंट जा रहा है इस वायर के से होकर के इस तरह से, तो इसके बीच का जो जगह है ये ऐसे स्प्रिंग की तरह, ये बीच में ये जो जगह होगा ये वाला, ये जो जगह दिखता है इस वाला जगह में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र के चलते एक चुंबकीय फ्लक्स होता है पूरे सोलेनोइड से। आज जब इसमें आई बदलता है, किसी कारण से आई बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये सब आप लोग फैराडे लॉ वगैरह जब पढ़िएगा तब आप समझिएगा। माने इसमें रहेगा आई, आई के कारण बीच के रीजन में होगा एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा इस बीच के रीजन में हर एक लूप से एक मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब आई बदलेगा तब फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो इस लूप में एक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये इतना बात हुआ। आप तत्काल समझेंगे क्या कि अगर इस तरह का है ये आपका जो सोलेनोइड है, ऐसे आपका जो सोलेनोइड है, ठीक है, इसमें अगर करंट इधर से जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है इसमें और ऐसे आ रहा है, ध्यान से सुन लेना है। कोई कोई बात कम जान करके भी ज़्यादा सीख लिया जाता है। तो इसमें अभी जितना का ज़रूरत है उसमें ये है, ये जो डिवाइस है इसका हिंदी में बोलते हैं प्रेरक, अंग्रेजी में बोलेंगे इंडक्टर। इसमें है क्या कि अगर इसमें एक करंट आई जाता है, अगर डायरेक्ट करंट जाएगा, डायरेक्ट एंड कांस्टेंट करंट जाएगा इसमें, कांस्टेंट करंट, आई कांस्टेंट रहे तो ये जो है सिंपल एक तार की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आई बदलेगा तो इसका जितना फेरा है हर एक फेरा में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है कि नहीं, हर एक फेरा में अगर आई बदलेगा तब, आई बढ़े चाहे आई घटे, जब आई बढ़ेगा घटेगा तो इसके अंदर का जो हर एक टर्न है, हर एक टर्न में हर एक फेरा में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। और इस तरह से यहाँ से लेकर के पूरा में अगर सोचिएगा तो एक इस तरह से इसमें ईएमएफ, मान ये बुझिए एक तरह का बैटरी की तरह बन जाएगा ये ऐसे। ये जो पूरा जो है ना, मतलब बैटरी में क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है ना, नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो है उसी तरह से इसमें जब आई बदलेगा तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिख रहा है ये जो है इसमें के अंदर जितना फेरा है हर एक फेरा में ईएमएफ प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, मतलब एक बैटरी उसमें उत्पन्न हो जाता है ऐसे बुझिए। तब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंडक्टर होता है इसका जिस तरह से कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होता है, उसी तरह से इंडक्टर का एक इंडक्टेंस होता है एल।
इंडक्टर क्या एक होता है, यही आपको लोगों को थोड़ा सा समझना है इस टॉपिक में, आपको यही पर थोड़ी हम लोग को परेशानी हो रही है। बाकी सब तो आप लोग कैपेसिटर से परिचित थे, रेसिस्टर से परिचित थे। आप इंडक्टर अगर जानते हैं जो, वो तो ठीक बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए क्या है कि इंडक्टर है क्या, इसी तरह से तार का लपेट करके सिंपल बना दीजिएगा इस तरह से। ये आपके हेलिकल स्प्रिंग की तरह इसमें करंट आई है, अगर आई बदलेगा, चाहे बढ़े चाहे घटे, चाहे डायरेक्शन चेंज करे, तो इसका जो हर एक फेरा है एक छोटा छोटा सेल की तरह व्यवहार करेगा, उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब पढ़िएगा तो उसमें आपको आएगा ज़्यादा डिटेल में, समझ गए। तो इसका जो हर एक फेरा है वो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बुझिए एक बैटरी है। और ये बुझिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये इस तरह का बुझिए एक बैटरी बन गया है ऐसे। और इसमें हमारा जब आई बढ़ेगा तब की बात कर रहे हैं, और आई इंक्रीज कर रहा है तब की बात कर रहे हैं। ये इस ढंग से अगर इसमें करंट आई जा रहा है, ऐसे देखिए ये आई जा रहा है, इसमें आई इंक्रीज कर रहा है। तो आई जब इंक्रीज करता है तो जो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है, देखिए इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट के उल्टा दिशा में होगा जब आई बढ़ेगा तब, और जब आई घटेगा तब ये ईएमएफ की दिशा में होगा। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि आई इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब आई इंक्रीज करेगा, मान लीजिए इसमें आई है एंड आई इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिख रहा है ये हाई वोल्ट पे दिखाइएगा, और ये वाला बुझिए लो वोल्ट पे है। आप बुझिए ये जो इतना जो दिख रहा है ना, इट इज लाइक ए सीट ऑफ ईएमएफ। ये जो है एक सीट ऑफ ईएमएफ जो होता है, मान उसमें एक सीट ऑफ ईएमएफ, एक में ईएमएफ होता है ना, एक बैटरी का तरह का चीज़ है। तब पूरा ये जो दिख रहा है, ये जो क्वाइल हेलिकल क्वाइल जो आपका है, अगर उसमें करंट इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, माने इसके अंदर एक बैटरी पैदा हो जाएगा। तो वहीं आपका ऐसे है, अगर हम सर्किट में माने तो ये हमारा ये इधर वाला प्लस और इधर वाला आपका माइनस, ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है क्यों नहीं, ये ऐसे। और इसका ज़्यादा डिटेल आप लोग देखिएगा, ये एल को हम लोग नापते हैं, एल है, इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। ये ऐसे होगा, कुछ समझ में आया कि नहीं, काम चल जाएगा इतना से। मतलब एक ऐसा डिवाइस बन गया जिसमें जब करंट बदलता है तो एक बैटरी की तरह हो जाता है, एक सीट ऑफ ईएमएफ हो जाता है, ठीक है, एक सीट ऑफ ईएमएफ हो जाता है। और जो सीट ऑफ ईएमएफ बनता है, अगर आई इंक्रीज कर रहा होगा तो आई के उल्टा दिशा में होगा ये, आई जब डिक्रीज करेगा तब ये आई के दिशा में होगा। अगर आई घटने लगे समय के साथ साथ तो ये इसी करंट के दिशा में हो जाएगा। अभी देखिए बनाया है तो ईएमएफ का दिशा जो है करंट के उल्टा दिशा में दिखाए हैं, मान के चल रहे हैं कि आई इंक्रीज कर रहा है, समझ गए। तो ये ईएमएफ इसमें कितना इंड्यूस करता है, तो उसके लिए फार्मूला है एक्साई जो है हम लोग लिखते हैं माइनस एल टी आई बाई डी टी, इस तरह से लिखते हैं। वैसे वैल्यू में देखिए, अगर आई इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आई होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आई जो होगा वो डी आई बाई डी टी होगा। ये क्या होगा, आई है, आई इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आई को लिखेंगे डी आई बाई डी टी। आई इसी में एक कांस्टेंट एल जो है जिसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस है, उसे गुणा कर दीजिए, एल डी आई बाई डी टी के बराबर ईएमएफ होगा। लेकिन उस ईएमएफ का जो दिशा होगा, जो करंट का दिशा होगा उसके उल्टा होगा, इसलिए इसमें हम लोग माइनस लगा देते हैं और तब लिखते हैं इतना ही ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ। नहीं समझे, समझना ये है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपली सर्किट में ये जो छोर है जहाँ से करंट इन कर रहा है इसको हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं, और जहाँ से आउट हो रहा है उसको नेगेटिव मान ले रहे हैं। और तब इधर से हम लोग जाएंगे, इसमें ईएमएफ जो पैदा होगा इसमें वो बुझिए कि इस करंट के उल्टा डायरेक्शन में है, एक मान करके चल रहे हैं। और बाकी अगर सही में ये होगा, अगर आई अगर घटेगा तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा,
तो नेगेटिव से नेगेटिव में गुणा होकर अपने आप ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो करंट की दिशा में हो जाएगा। नहीं समझे क्या? अभी आई इंक्रीज कर रहा है, तो आई इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ का जो दिशा है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है उसका जो दिशा है करंट के उल्टा दिशा में है। ये मान करके हम लोग काम कर रहे हैं। बाई द वे आई डिक्रीज करे, तो आई डिक्रीज करेगा तो इसी फॉर्मूला में आई डिक्रीज करेगा तो डी आई बाई डी टी निगेटिव होगा, होगा ना। आई डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव से गुणा होकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि वो क्या होगा कि करंट के दिशा में हो जाएगा। और नहीं तो अगर आई इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ नेगेटिव है, मतलब करंट के उल्टा दिशा में है। समझ गया कि नहीं? तो ये माइनस चिन्ह जो है ये आपको डायरेक्शन बताने में हेल्पफुल रहेगा, तो यही है। अच्छा अब देखिए हमारा तो अल्टरनेटिंग करंट है, हम लोग यहाँ अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग सोर्स तो अल्टरनेटली वोल्टेज बदलेगा, तब फिर इस सर्किट में करंट बदलेगा। आज चूँकि करंट बदलते रहेगा समय के साथ साथ लगातार, तो करंट अगर समय के साथ साथ लगातार बदलते रहेगा तो ये जो आपका जो दिख रहा है ये जो इंडक्टर है इसके टर्मिनल के क्रॉस यहाँ वोल्टेज डेवलप कर जाएगा। इसके यहाँ ये इधर मान लीजिए इसमें आई है ऐसे, इसमें ये आई है, इधर से आपका ये आई है इस ढंग से, आई इधर से आपका आई आ रहा है ऐसे, इस ढंग से सर्किट में आई है, आई इंक्रीज कर रहा है ऐसा माने तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, और ये मुझे कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इधर की ओर जाइएगा तब वोल्टेज में एक ड्रॉप होगा, ऐसे आइएगा तब वोल्टेज में एक राइज होगा। और ये हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ ये जो है ये हमारा एक्साई जीरो साइन ओमेगा टी है, या कोई वोल्टेज होगा वो भी इसी तरह से V इक्वल टू V जीरो साइन ओमेगा टी है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो जो इंडक्टर नाम की चीज़ है उसके अक्रॉस ईएमएफ के लिए ये फार्मूला याद रखना है, एक्साई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और समझना ये है कि इधर की ओर जाएंगे ये हाई होगा, ये लो होगा, करंट की दिशा में जा रहा है तो करंट की दिशा में जा रहा है, तो इधर से इधर जाएंगे तो वोल्टेज क्या आएगा, ड्रॉप होगा, तो चेंज लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। करंट के उल्टा दिशा में ये वाला हाई और ये वाला आपका लो रहेगा। करंट का दिशा ऐसे है, करंट का उल्टा दिशा में है, आई इंक्रीज कर रहा है, ऐसा मान के हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एक परिचय हो गया इंडक्टर का, चलेगा कि नहीं चलेगा इतना से काम? ठीक है, मतलब अगर ये ऐसा डिवाइस है कि इसमें अगर करंट बदलेगा तो दिस इज लाइक ए सीट ऑफ ईएमएफ, इसके क्रॉस भी बैटरी एक बन जाएगा। देखिए रेसिस्टेंस होता था तो उसमें करंट जाता था, टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज होता था। कैपेसिटर पे जब चार्ज जमा होता था तब उसके टर्मिनल के क्रॉस एक वोल्टेज होता था। इंडक्टर में जब करंट चेंज करेगा तब उसके टर्मिनल के क्रॉस एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो यह इतनी सी बात है, इस सर्किट को रिप्रोड्यूस कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए वहीं हम लोग सिंपल एसी सर्किट जो हमारा है, ये सिंपल एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। और सिंपल एसी सर्किट जो है मेरा, इस सिंपल एसी सर्किट में ये सिंपल एसी सर्किट जो है इसमें ये हमारा एसी सोर्स है, एसी सोर्स विथ एन इंडक्टर, with an inductor only, AC source with an inductor only। सिंपल ऐसी सर्किट है एसी, और ये हमारा वही इंडक्टर, आप इसको फिर रिपीट कर रहे हैं एक तरीके से, ये हमारा इंडक्टर क्या कि इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एल, इसको हेनरी में नापते हैं। ठीक है, ये एल जो है ना, इसका एल का यूनिट है हेनरी। ठीक है, ये फर्दर बराबर होगा वेबर पर एम्पियर के, ये वेबर पर एम्पियर के बराबर भी होगा।
ठीक है कि नहीं। एक और यूनिट इसमें लिख सकते हैं आप, ये जो यूनिट पढ़े एक्साई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी है ना, ये है। तो अगर इतना है तो एक्साई को नापिएगा वोल्ट में, ये डी टी रहेगा सेकंड में, ये रहेगा एम्पियर में। तो क्या हो जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। इसका दूसरा मात्रक ये भी होगा, ये देखिए वोल्ट, और ये जाके गुणा हो जाएगा सेकंड अब बटा यहाँ से एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर सब इसका मात्रक है। माने एक तो हेनरी, दूसरा वेबर पर एम्पियर, तीसरा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ये तीनों महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में ये तीनों दे देगा, एक तो कोई दूसरा दे देगा। एक मान लीजिए टेस्ला दे दिया, आप पूछेगा कि कौन इसमें से ये सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक नहीं है। ये तीनों है, हेनरी, वेबर पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, तीनों है, सब इक्विवेलेंट है, सब एसआई है। समझ गए कि नहीं। तो ये दे देता है, तो हम लोग इस पर फोकस करें। ये हमारा वही इंडक्टर हो गया, ये आपका ये इंडक्टर हो गया। अब इसमें हम क्या किए कि अपना ये सोर्स कनेक्ट कर दिए। कुछ हुआ कि नहीं, आप लोग इंडक्टर से काम चल रहा है कि नहीं। तत्काल आपको इतना ही मानना है कि ये ऐसा डिवाइस है, तत्काल आपको इतना ही मानना है कि एक ऐसा डिवाइस है कि ये इंडक्टर नाम का जो है एक ऐसा डिवाइस है कि जब इसमें करंट चेंज करेगा तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, एक ईएमएफ इसमें पैदा हो जाएगा बस। लेकिन कब, जब करंट बदलेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट अगर सर्किट में है तो वो तो बदलते ही रहेगा, इसलिए इसके अक्रॉस एक ईएमएफ पैदा होते ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा एल है, इसका यूनिट जान गए, इसका फंक्शन जान गए। अगर इसमें करंट आई है, ऐसे करंट इसमें आई है, तो आई है तो इसमें आपको बोले हैं ईएमएफ कितना होगा इसके क्रॉस। ये वाला आपका हाई, अगर आई इंक्रीजिंग है तो ये वाला हाई, और ये वाला आपका लो, ये वाला आपका हाई, ये वाला आपका लो। समझ गया कि नहीं। यहाँ आपका हाई है, यहाँ आपका लो है, करंट आपका इंक्रीज कर रहा है। और ये जो ऐसे जो लपेटा हुआ एक तार है, जस्ट एक तार है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। ये क्या हो गया है, ये एक सीट ऑफ ईएमएफ बन गया, जो है एक सीट ऑफ ईएमएफ बन गया। तो हो गया। एक मिनट देखिए, ये हम लोग क्या डाल दिए इसमें, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग को डालना है ऐसा सोर्स डालना है, वो वाला नहीं रहेगा। वैसे डायरेक्ट ऐसे डाला गया आदत के तहत, बात समझे कि नहीं। अगर डायरेक्ट डालिएगा ना तो उसमें एक स्विच लगा दीजिएगा, जिस समय स्विच क्लोज करिएगा तो ये करंट को सडन बढ़ने से रोकेगा। ये बात समझे कि नहीं, सडन डाल दीजिएगा तब गड़बड़ जाएगा। तो ये आपका एक ऐसे डाल दिए, ये हमारा एक्साई है, और एक्साई जो है ये एक्साई 0 साइन ओमेगा टी है, ये ऐसे है, इस तरह से हो गया एक परिचय। बोलो ना, चलेगा। यूनिट वगैरह यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख देना है। और इसको आप समझ जाइए ऐसे, ये आपका सर्किट हो गया। तो हम क्या बोले, इसमें हमारा करंट है, और हमारा करंट क्या है, ये चेंज कर रहा है। हमारा करंट क्या है, ये चेंज कर रहा है। ओके, करंट जो है हमारा ये चेंज कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे सोर्स विथ एन इंडक्टर ओनली हो गया यहाँ ऐसे। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग इसमें केवीएल लगा सकते हैं। कितना करंट वगैरह होगा, अगर ये इतना दिया हुआ है, ये एल है, एल दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें आई कितना होगा ये हम लोग को पता करना है। ठीक है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ अप्लाइंग केवीएल, यहाँ लिख देते हैं। एक चीज लिख लीजिए आपको मन करे तो, लेट आई बी द current in the circuit, let I be the current in the circuit at time t।
टाइम टी पर करंट आई है, लेट आई बी द करंट इन द सर्किट एट टाइम टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसको हम लोग देखिए आपको पहले ही बोल दिए हैं कि इसको हम लोग मान लेंगे कि इसका इस छोर को हम लोग अर्थिंग कर दिए हैं, मतलब एक छोर को 0 वोल्ट पे कर दिए, एक छोर पे अगर 0 वोल्ट पे कर दीजिएगा यहाँ तो हमेशा के लिए 0। अब एक पॉइंट हो गया, इसका वोल्टेज इसके हिसाब से वैरी कर रहा है, नहीं समझे? एक तो हमेशा के लिए 0 कर दिए अर्थिंग करके, और दूसरा जो इसका जो टर्मिनल है इस सीट ऑफ ईएमएफ का, दिस इज ए सीट ऑफ ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट देने वाला, मान ये बुझिए एक ऐसे एक सोर्स है ये हमारा, तो यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो इसके हिसाब से वैरी कर रहा है, टाइम टी है, करंट आई है, तो यहाँ लिख देते हैं नाउ अप्लाइंग केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल इन द लूप। इसके बाद कुछ नहीं है, जस्ट एक इक्वेशन है। तो अगर यहाँ से हम बढ़ेंगे, यहाँ से देखिए तो यहाँ से बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स आई, इसमें जाएंगे तो लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। आई अगर इंक्रीज कर रहा है, ये हाई है, ये लो है, आई इधर की ओर हम जाएंगे तो वोल्टेज गिरेगा, वो लिख लिए माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये इतना एक्स आई माइनस एल डी आई बाई डी, इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 0 हो जाएगा ये। मान लीजिए यहाँ से बढ़े तो इसमें राइज है, इसमें एक ड्रॉप, तो फिर हम यहाँ पर चले आए, इतना इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा एक्स आई बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक्स आई का मान पूरा रख दें, एक्स आई चाहे ऐसे, एक्स आई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो गया। बोलो आई से एक्स आई की जगह क्या लिखेगा, एक्स आई 0 साइन ओमेगा टी है, ये इतना आप लिख लीजिएगा, शुरू में ही लिख लिए रहते कि आपका एक्स आई जो है एक्स आई 0 साइन ओमेगा टी है, सोर्स का ईएमएफ, सोर्स जो है उसका ईएमएफ इतना है, शुरू में ही इक्वेशन रहेगा। तो आप इतना एक्स आई के बदले में एक्स आई 0 साइन ओमेगा टी, आई इधर लिख लिए एल डी आई बाई डी टी, लिख लिए, नहीं समझ में आया क्या है? फिर रिपीट करें, एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है आई, एक इंडक्टर है, करंट आई है, आई कांस्टेंट नहीं है, अल्टरनेटिंग है एंड वो चेंज करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा आई के डी आई बाई डी टी होगा, एल में गुणा कर दीजिएगा, तो एल डी आई बाई डी टी ही एक ही चीज़ आपको याद रखना है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, एल डी आई बाई डी टी, ऐसे माइनस लगा के बोलना हमेशा एज नहीं है, आप एल डी आई बाई डी टी, ये इसका ये इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ जो डेवलप करेगा सो है। ठीक है, ये अगर करंट ऐसे है तो हाई है, लो है, इधर को जाइएगा हाई से लो की ओर तो ड्रॉप होगा, वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, समझ गया कि नहीं? तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ऐसे हो गया, एक्स आई 0 साइन ओमेगा टी है, एल डी आई बाई डी टी हो गया, ये इतना ऊपर देख ही लिया है, ये अगर यहाँ से देख सकते हैं इतना। अब इसके आगे जो है इसको हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे देखिए क्या हमको मिल गया कि एक्स आई 0 साइन ओमेगा टी मिला है ना, इतना इक्वल टू ए एल डी आई बाई डी टी है, बोलिए एल को इधर भेज दें, बाई एल कर दिए, बोलो ना, आई 0 साइन ओमेगा इधर एल डी आई बाई डी टी था तो एल को इधर भेज दिए, इसको ऐसे सजा के लिख लो, एल डी आई बाई डी टी बराबर इसको एक्स आई 0 बाई एल, यहाँ तो गुणा ना है, एक ही में रह जाएगा इतना साइन ओमेगा टी, बोलो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे भेज रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे डी आई, तो डी आई बराबर देखो तो कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे एक्स आई 0 बाई एल, और यहाँ क्या लिखेंगे, ये साइन ओमेगा टी डी टी, डी आई बराबर एक्स आई 0 बाई एल साइन ओमेगा टी, इधर से चला जाएगा डी टी, ये कितना हो जाएगा डी आई।
अब दोनों इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर एक्स आई 0/L कांस्टेंट है, इधर साइन ओमेगा टी डी टी। इसको हल करिएगा, बहुत सिंपल है, नहीं है क्या? ये माइनस एक्स आई आया था, क्या आया था इधर से, एक्स आई माइनस एल डी आई बाई डी टी, बस वही एक इक्वेशन है। इतना तो बुझा गया कि वो जो डिवाइस जिसका नाम इंडक्टर है उसमें करंट बदलेगा तो उसके टर्मिनल पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, बस इतना ही बात याद रखना है। और उसका एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है जो एल होता है, ईएमएफ का मान एक्स आई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। इतना याद रहेगा ना, ज़्यादा नहीं भी जानते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इतना हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो इधर डी आई का आई इधर हो जाएगा एक्स आई 0/L, इधर साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस अब बाई टी के गुणक ओमेगा, इतना से भाग हो जाएगा। इधर देखिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक जुटेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा, डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है, तो अंत में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालेंगे। इसको आप हल करिएगा तो देखिए क्या लिखिएगा, आई बराबर ये एक्स आई 0 अब बाई ये आ करके यहाँ ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस है ना, तो इसको देखिए ये माइनस रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए, माइनस इसको लिख देते हैं साइन ओमेगा टी को π/2 माइनस ओमेगा टी, नहीं लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को हम चाहे साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो इतना आप प्लस इधर ये रहेगा सी। अगर इसको हम ऐसे उठाते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस आई इक्वल टू ये देखिए ये लिखते हैं एक्स आई 0 और ये ओमेगा इंटू एल को ये नीचे में हम एक्स एल लिख देते हैं, एक्स एल लिख देते हैं। और इधर देखिए इस साइड में हम क्या कर देते हैं साइन, और ये जो है ना माइनस इधर है तो माइनस साइन में इधर जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी और माइनस π/2 माइनस से गुणा हो जाएगा। अरे आप जानते हैं साइन माइनस साइन थीटा अगर है इसको लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा, या साइन माइनस थीटा बराबर है तो ना पढ़े ना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो अगर यहाँ माइनस है तो इसको हम लोग भीतर करके लिख सकते हैं, और ओमेगा टी π/2 माइनस ओमेगा टी है तो ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा, इतना आप प्लस क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा। तो दिस आई इक्वल टू एक्स आई 0 अब बाई एक्स एल, इतना। अब तो एक नया रूप आ गया कि नहीं। अच्छा एक इसको हम लोग काम कर सकते हैं, यहाँ इतना करने के बाद ये आप लिख लीजिए ये एक्सेल क्या है, इसके बदले में लिखिए, लिख दीजिए वेयर ये एक्सएल जो है ओमेगा इंटू एल है और इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिघात, ठीक है। और इंडक्टर से प्रेरक, इंडक्टर को क्या कहिएगा प्रेरक, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है प्रेरक से रिलेटेड रिएक्टेंस है, प्रतिघात है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं इस तरह के सर्किट का ये ईएमएफ बटा एक्सएल आया है, तो रेसिस्टेंस के यहाँ पे एक्सएल आया है कि नहीं, तो आप इसको कह सकते हैं एक तरह का इफेक्टिव रेसिस्टेंस है। एक्सएल क्या है, एक्सएल जो कि ओमेगा एल है ये एक तरह का इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के यहाँ पे आया है, ज़्यादा होगा तो भाग करिएगा तो करंट का मान कम हो जाएगा। तो इसको अगर आप आगे लिखना शुरू करिएगा ऐसे, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और आई इक्वल टू एक्स आई 0 बाई एक्सएल को लिख लीजिएगा आई 0, ये आई इक्वल टू एक्स आई 0 आई इक्वल टू एक्स आई 0 बाई एक्सएल को क्या लिखिएगा आई 0, ये हो जाएगा आई 0, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2,
आई इक्वल टू XI0 बाई XL के बदले में लिख दिया I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब प्लस यहाँ पे एक और लिखे हैं अभी C/2। C/2 क्या लिख दिए? खाली C ना है जी, C ना है वो। I इक्वल टू I0। अब यहाँ साइड में रखना, एक हेल्प बॉक्स में रहेगा ये। ये समझ में आया यहाँ तक की बात? बोलिए, नहीं समझ में आया? अब आपका निकल गया, करंट के लिए व्यंजक निकल गया। अब इसमें उसी का हिसाब किताब बैठाना है कि C का मान आपका 0 हो जाएगा कैसे। तो आप ये देखिए, इसके लिए लिखेंगे हमारा जो I आया है, ये जो हमारा I आया है, दिस I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब प्लस यहाँ एक C आया है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये क्या है? पहले चर्चा नहीं किए हैं, यहाँ कर देते हैं। इसी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। समाकलन नियतांक डिफिनिट इंटीग्रल नहीं था, इसलिए इनडिफिनिट में तो ये आता है C, आता है ना कांस्टेंट। अब इसको हटेगा कैसे सो देखिए। तो आप लोग की जानकारी के लिए जो सोर्स है वो अल्टरनेटिंग है। आपका जो सोर्स है XI इक्वल टू XI0 साइन ओमेगा टी है, जिसका एवरेज एक टाइम पीरियड में 0 होगा। और जो रिजल्टिंग करंट है, अगर इस टर्म को अगर सोचे हम लोग, तो ये भी साइनसॉइडल है, इसका भी एवरेज क्या होगा? एक पीरियड में 0 होगा, नहीं होगा? एक टाइम पीरियड में क्या होगा? 0 होगा। तो ये इसको मैथमेटिकली आई का मान, आई का एवरेज एक पीरियड में 0 होने के लिए C का मान 0 होना जरूरी है, और नहीं तो एवरेज C आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इसमें जो है जस्ट आप याद रख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा कि सिंस द EMF of the circuit is sinusoidal since the EMF of the circuit is sinusoidal alternating, since the EMF of the circuit is sinusoidal alternating and its average in one time period, it's क्या लिखा है? Circuit sinusoidal alternating and its average in one time period
is 0. Hence the average of resulting current, average of, यहाँ ये कर लीजिए, average of resulting current in one time period should be 0. हिंदी वाले सुन लीजिए. Since the EMF of the circuit is sinusoidal alternating, ये सर्किट के जो विद्युत वाहक बल है वो प्रत्यावर्ती है और साइनसॉइडल है, साइन फलन की तरह है, साइन फलन की तरह है कि नहीं, साइन फलन की तरह प्रत्यावर्ती है. और इस साइन या कॉस वाला का एवरेज क्या होगा, एक टाइम पीरियड में 0 होता है. तो मान लीजिए ईएमएफ एक टाइम पीरियड में 0 है, तो जो रिजल्टिंग करंट सर्किट में होगा उसका भी एक टाइम पीरियड में 0 हो जाना चाहिए नहीं. तो इसलिए हेंस लिखा गया है इन वन टाइम पीरियड इज 0. हेंस द एवरेज ऑफ रिजल्टिंग करंट इन वन टाइम पीरियड शुड बी 0. और ये कैसे 0 होगा, ऐसे इसको कोई इक्वेशन तो अभी तक नहीं लिखे हैं, इक्वेशन नंबर तो नहीं दिया है ना. आप लोग अगर इसमें इक्वेशन नंबर सब दिए रहते, ये देखिए कुछ नंबर दिए हैं, एक नंबर दिए हैं, उसके बाद आपको यहाँ इतना आ गया, ये वाला रिजल्ट को रहने दीजिए. उसके बाद आप यहाँ आए हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, ये ऐसे आया, यह आ गया, ऐसे आया. एक्सएल बराबर ओमेगा एल लिखे, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये बोलिए आपका नंबर 2 हो गया, बोलिए. तो आप एक्सेल जो लिखे हैं इतना, एक्सेल बराबर इतना लिखे, ये 2 नंबर हो गया. अच्छा, उसके बाद क्या किए, यहाँ I0 लिख दिए. एक रिलेशन आपका और आ सकता था इसमें I0 वाला, यहाँ देखिए आप यहाँ लिख सकते ऑल्सो, इसमें लिख लिए रहते तो ये आपका I0 कितना होता है. I0 किसके बदले में लिखे हैं आप, I0 बाई XL लिखे है ना, XL बराबर ओमेगा एल लिखे, ये नंबर 2 हो गया. I0 लिखे अब टोटल के बदले में, यहाँ देखिए इस ओमेगा एल को आप XL लिखे हुए हैं. यहाँ जो I0 है, ये I0 किसके बदले में लिखे हैं, इतना बटा इतना के बदले में लिखे हैं. ये भी एक इम्पोर्टेंट है. ये 3 नंबर हो गया, बोलिए आपका 3 नंबर हो गया. अब यहाँ जो आया हुआ है इसको बोलिए कि नंबर 4 है, और तब यहाँ से लिख लीजिए इतना. उसके बाद लिख रहे द एवरेज ऑफ रिजल्ट. अब इसमें देखिए ये आपका इक्वेशन है, ये आपका ये है. तो जब एवरेज एक टाइम पीरियड में 0 करिएगा ना, तो इसका एवरेज तो 0 हो जाएगा, लेकिन वो सी बच जाएगा, नहीं समझे. तो ये 0 नहीं हो पाएगा अगर सी का मान नॉन 0 हो तो ये आपको ध्यान देना है. इस आई का भी मान एक टाइम पीरियड में 0 हो जाए, ये तभी संभव है जब वहाँ का सी 0 हो जाए. तो हम लोग ये बात क्या लिखे, सिंस द ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग एंड इट्स एवरेज इन वन टाइम पीरियड इज 0, its average in one time period is 0, in one time period is 0. Hence the average of the resulting current in one time period should also be 0. Hence the average of the resulting current in one time period should be 0 2. इसको भी 0 होना चाहिए, 2 माने भी, it should be 0 2. चाहे period should be 0. This is possible
this is possible only when constant of integration c, constant of integration this is possible only when constant of integration c इज 0। देखिए अगर सी रहेगा ना तो टोटल का अगर एवरेज निकालिएगा तो सी आ जाएगा, क्योंकि उधर सी डी टी होगा। एवरेज में क्या करते हैं, आई डी टी करते हैं ना, तो करिएगा तो ए वाला तो कहते हैं एवरेज 0 हो जाएगा, लेकिन उधर वाला के निकालिएगा सी डी टी का तो उसमें से सी बाहर आ जाएगा, अब उधर 1 आ जाएगा तो सी आ जाएगा। तो इसको सी को 0 होना जरूरी है। तो ये जो है रिजल्टिंग करंट इन वन टाइम पीरियड शुड बी 0 टू दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज 0। तो जब सी 0 हो जाएगा तब इक्वेशन में तब केवल इतना लिखिएगा सी को छोड़ करके, तो आप लिखिएगा क्या, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4 से आप लिख सकते हैं आपका आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर ए आई 0 साइन टी माइनस आई बाई सी 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 5 नंबर। निकल गया करंट का व्यंजक। बोलिए अगर ईएमएफ दिया गया है तो करंट निकल गया कि नहीं। तो इस पेज को अगर हम लोग समराइज करें, अगर इस पेज को समराइज करें तो हो गया, हम लोग का काम हो गया है। तो हमारा ईएमएफ कितना था, ईएमएफ था एक्स 0 साइन ओमेगा टी, और हमारा करंट कितना आया, आई बराबर आई 0 आई आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और इस आई 0 पे विचार करें तो आई 0 कितना है, आई 0 जो है एक्स आई 0 बाई एक्सएल है कि नहीं, इतना एक्स आई 0 एक्सएल कितना है ओमेगा इंटू एल, लिख सकते हैं वेयर दिस एक्सएल इज ओमेगा एल। नहीं समझे। और ये आई 0 है, यहाँ लिखे गई है आई 0 तो लिखे दिए हैं, समझ में आया कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए इसमें फिर क्या आ गया, इसमें रेसिस्टेंस के जगह पे जो टर्म आया है एक्स आई 0 बाई एक्सएल, इफेक्टिव रेसिस्टेंस की जगह पे ये टर्म ओमेगा एल आया है। ये देखिए कौन कौन चीज पे निर्भर कर रहा है। तो ये भी सोर्स का ओमेगा चाहिए और जो इंडक्टर दिया हुआ है उसका एल चाहिए, माने सोर्स का ओमेगा उसमें माने रखता है। देखिए इसके पहले आप लोग जो पढ़ते थे 50 हर्ट्ज वगैरह जो बोलते थे, अब उधर डीसी सर्किट का इस्तेमाल करते थे, मान लीजिए करते थे ना, तो उसमें कहीं फ्रीक्वेंसी का नाम नहीं था, इधर फ्रीक्वेंसी वगैरह आ जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है वो केवल सी एंड इस एल के साथ इन्वॉल्व है, आर के साथ इन्वॉल्व नहीं है। बोलिए याद है कि नहीं। आपका जो है अगर इस तरह से ऐसे है, ये आपका एल है और ये जो सोर्स यहाँ जो दिया गया है इसके एक्स जो है एक्स आई 0 साइन ओमेगा टी है, नहीं है क्या, एक्स आई 0 साइन ओमेगा टी है। तो सोर्स का देखिए इसमें क्या यूज हो रहा है, एक्सएल में क्या क्या यूज हो रहा है। तो इस इंडक्टर का एल और सोर्स का ओमेगा, नहीं समझे। सोर्स का वोल्टेज का जरूरत है यहाँ पे, सोर्स का वोल्टेज, लेकिन जो एक्सएल है इस एक्सएल में क्या है, ये ओमेगा एल है। ओमेगा एल में ओमेगा क्या है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वो जो है इंडक्टर के एल, टोटल ओमेगा इंटू एल का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्सएल होगा। पिक ईएमएफ में इसे भाग करिएगा तब जाके पिक करंट निकलेगा। नहीं समझे क्या, पिक करंट, ये सब क्या है, पिक है, पिक। तो आपका एक्सएल आप याद रखिएगा। और मेरे ख्याल आप बात को समझ गए हैं, ये तो समझ गया सीधे सीधे। और इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या समझे कि अब फेज में देखिए क्या होने जा रहा है,
ईएमएफ के फेज में ओमेगा टी है और इसके फेज में क्या है, करंट के फेज में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। कैपेसिटर के केस में प्लस पाई बाई 2 था, तो करंट बुक को बोलते थे कि लीड कर रहा है, इसमें क्या करेगा, लैग करेगा, ये पीछे है। इसमें जब टी का मान 0 रखिएगा यहाँ, ये तो 0 हो जाएगा, ये ईएमएफ यहाँ ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो इसका अगर सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो देखिए मेरा सर्किट डायग्राम कैसे, सॉरी इसके लिए अगर हम एक डायग्राम बनावे करंट वाला, मान लीजिए इतना ही बनाए। ठीक है, ऐसे बना है, बढ़िया नहीं बना क्या, ये बढ़िया नहीं बन रहा है। हम्म, रफली चलेगा। ऐसे है ना, थोड़ा जो है ये आप देख लिए। ये मान लीजिए कि आपका ये ईएमएफ वाला है, एक आई इक्वल टू एक आई 0 साइन ओमेगा टी वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये आपका अब ईएमएफ वाला ये हो गया, अब हमको करंट वाला बनाना है, ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए
इसका इस तरह से होगा। नीचे से शुरू होगा यहाँ से। ज्यादा कलाकारी हो गई इसमें, ज्यादा कलाकारी कर दिए हम। नहीं समझ में आया। तो समझ में आयल कि ना? अब के पाठक जी गए हैं, के गए हो गया ठक वाला हैं? हाय देख ला, 1 मिनट ला। है कुछ समझ में आयल कि ना समझ में आयल तनी के? माने एक ग्राफ अगर खींचे तो रहे गई। 1 मिनट ला रुक जा करा के फिर तनी के सामने देखो जान, सामने सामने देखो एगो है मतलब ईएमएफ तारा हैंग जाता है ना, ईएमएफ वाला ग्राफ ऐसे बा। तो हई जो ग्राफ बता रहा ये कुछ हैंग आ जाता, ये हिमा जाई, ये नीचे से शुरू हुई। एक हई देखा π/2 से लग करता, हई देखा हिया हिया जब ई जाता हिया एक सामने ये हिया जाई हैंग, ये हिमा से शुरू करी, हिमा से शुरू करके ग्राफ ये है ना से बुझा, ये ऐसे जाके
ऐसे जाके ऐसे होगा, और फिर इसके सामने आके ये ऐसे होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? वो पीछे हो जाएगा पाई बाई 2 से। तो इतना जो दिख रहा है आपको, ये लाइन हम आपको ये ऐसे इस ढंग का ग्राफ जाएगा। इतना ही पर फोकस करिए। तो देखिए आपका ईएमएफ वाला बुझिए, ये है आपका ये वाला ईएमएफ आपका ऐसे ऐसे हो करके एंड ऐसे, इतना बुझिए ईएमएफ वाला। तो करंट वाला जो है आपका, ये करंट वाला है आपका ऐसे। ये देखिए इसमें क्या है कि t बराबर 0 पे या 0 होगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है कि नहीं? इसके संगत जब जाइएगा, जब ये लौट करके यहाँ पे आइएगा तो ये 0 होगा, ये मैक्सिमम के संगत ये 0 है। और जब यहाँ पर 0 आइएगा तब ये मैक्सिमम पे जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब फिर आपका ऐसे यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर आइएगा तो ये यहाँ पर लौट करके आएगा आपको, ये ऐसे ऐसे होगा। और ये इसके संग जब जाइएगा ये फिर, अब इसका क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए तो ये एक साइकिल इसका पूरा हुआ कि नहीं? यहाँ देखिए तो रेड वाला के एक साइकिल, और इसका देखिए अगर इसका बात करें तो ये वाला है आपका, यहाँ पे ये वाला आपका, इसको हम लोग हटा दें, इसका ये वाला ऐसे यही ढंग से ये 0 पे जा रहा है, यहाँ ये 0 पे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आइएगा तो ये मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ऐसे इस ढंग का ग्राफ होगा। ये फेज में लैग करता है, क्या करता है? ये फेज में लैग करता है, ठीक है। छोड़ दें आप लोग को क्या है, तो ये समझ पाए कि नहीं? ये वाला जो ग्राफ आपको जो दिख रहा है इतना, ये जो दिखा है एक्स आई इक्वल टू एक्स आई 0 साइन ओमेगा टी वाला है, और ये वाला जो दिख रहा है ये आई इक्वल टू आई 0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। ये लैग करता है और वो लीड करता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? ये नीचे से शुरू होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसमें ये 0 होगा तो इसमें माइनस पाई बाई 2 होगा, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 2 -1 हो जाएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो ये ढंग का हो जाए। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, ठीक है, रहने देना है। बस इतना ही।